क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो धाड़ा था। सच्चाई में सच कह रहा हूँ। सब ठीक था, लेकिन अचानक से कहाँ से आर्मी वाले आए मुझे नहीं पता। हमारे दोनों ट्रक पकड़े गए और दूसरी लड़कियां भी। साजिद 2 कदम पीछे हटकर बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? किसी को नहीं पता था माल के बारे में, फिर कैसे पकड़ा गया? सच बताओ साजिद, वरना यह तुम्हारा आखिरी दिन होगा। वो पागल हो रहा था। ये सब तीसरी दफ़ा हो रहा था। पहले भी इसका बहुत नुकसान हो चुका था, लेकिन आज का माल पकड़ा जाना इसको बहुत बड़ा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान दे चुका था और वो इस वक़्त ज़ख्मी शेर बना दहाड़ रहा था। साईं मैं सच कह रहा हूँ, साजिद मिनमिनाया। भाड़ में गया तुम्हारा सच, अब कहाँ से पूरा करूँगा मैं इनका माल? वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं। कितना पैसा ले चुका हूँ मैं इनसे। हाथ में पकड़ा शराब का गिलास दीवार पे मारा, जो सनक की आवाज़ से टूट गया और शराब की बदबू फैल गई। साजिद साईं ये देखें, बाहर जल्दी आइए। बाहर से कोई दरवाज़ा बजाकर बोला। साजिद ने वहाँ से जाने की वरना बॉस ने तो आज इसको ही शूट कर देना था। साईं वो साजिद 2 मिनट में भागा भागा आया। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अब क्या मौत पड़ गई है तुम्हें? उससे से कराया। दिल तो कर रहा था कि साजिद को ही उड़ा दे, लेकिन वही तो इसका सारा काम करता था। इसके बगैर तो वो कुछ कर नहीं सकता था। वैसे भी वो किसी के सामने नहीं आना चाहता था। साईं वो जो हमारे आदमी पकड़े गए थे ना, इनकी लाशें मिली और एक पे साजिद को चेहरा दिखाता एहतियात से बोला, एक पे क्या? पूरी बकवास करो। वो इस पे झपटा। साईं एक पे वही लिखा हुआ है। साजिद ने थूक निकाला। कौन है ये कमीना जो मेरे गले की हड्डी बन गया? पता करो सब इसके बारे में। एक-एक बात सब कुछ पता करो। मेरे लिए लंदन की फ़्लाइट बुक करवाओ। मैं अभी रुपोश होना चाहता हूँ। दोनों हाथ बालों में फँसाकर बोला। ये बैच तो इसके हर काम की रुकावट बन चुका था। आए दिन इसका कोई न कोई बंदा मर जाता, इसका कोई अड्डा तबाह हो जाता और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। जी साईं, साजिद तो शुक्र करता वहाँ से चला गया, वरना तो आज सुबह उसने पक्का इसका काम तमाम कर देना था। अपने स्कूल और अकेडमी से फ्री होके वो अपने घर पहुंचा तो कुछ अजीब-सा लगा। अभी इसने कदम आगे बढ़ाया था कि गोली की आवाज़ आई। जल्दी से वो घर के बाहर वाली खिड़की के पीछे छुपा। खिड़की से ज़रा सी खुली थी, जैसे लाउंज नज़र आ रहा था। अचानक इसके पाँव नीचे गिरे, इनके सीने से भल-भल के खून निकल रहा था। वो चिल्लाता कि एक आदमी इसके बाबा के पास आया और गन से धड़ाधड़ गोलियाँ इसके बाबा के जिस्म में बोस कर दी। अपनी चीखों का गला घोंटने को मुँह पे हाथ रखा कि इसको अपनी माँ की चीख सुनाई दी और पूरा घर गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा और साथ ही ताशा की चीख व पुकार घर के दरो दीवार हिला गई। ज़रा सा आगे होके देखा तो दिल बंद होने लगा। इसकी मासूम सी ताशा अभी जो पहले ही अपना सब कुछ गंवा चुकी थी, 2 आदमियों की पकड़ में तड़प रही थी। कुछ ऐसा ही हाल इसकी माँ का था और वो 13 साल का बच्चा इतना भयानक मंज़र देख रहा था कि किसी की रूह भी काँप जाती। इसके बाबा खून में लथपथ साक़त आँखों से पड़े थे, जैसे ये सब देखने से पहले ही चले गए हों। एक आदमी बैठा सब देख रहा था, इसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। पूरा घर तहस-नहस करके घरवालों को मारकर वो जा रहे थे। जो आदमी बैठा था, इसको सब बॉस कह रहे थे। इनकी बातों से इसको यही समझ आई थी कि वो इसके बाबा के दुश्मन थे, जिनके खिलाफ बाबा ने कुछ दिन पहले सबूत इकट्ठा किए थे और वो उनको मार के सारे सबूत ख़त्म कर चुके थे। वो लड़खड़ाकर गिरने लगा था कि खिड़की को पकड़ा और गमला गिरा। अभी वो घर से निकलते कि खिड़की से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। देखो कोई है वहाँ पर, जो भी है जल्दी पकड़ो इसको और ख़त्म कर दो। जो इनका बॉस था वो ज़ोर से बोला। इनकी आवाज़ सुन के वो भागा, आँखों से आँसू बह रहे थे। इसका सब कुछ लूट गया था। हँसती-खेलती इसकी ताशा आपी, इसकी प्यारी सी मम्मा और उसकी बाबा जानी सब कुछ छोड़ के चले गए थे। पल में वो बेसहारा हो गया। देखो वो भाग रहा है, पकड़ो ज़रूर, ये मेजर का बेटा होगा। एक आदमी बाकी सबको बुलाता इसके पीछे भागा। नन्हे हाथों से आँख साफ करता वो पीछे देखे बगैर भाग रहा था। अपने पीछे इनके भागने और चीखने की आवाज़ें सुन सकता था। वो 5 लोग थे, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और भागता रहा। काफ़ी तेज़ भागते इनको काफ़ी पीछे छोड़ चुका था। अंधेरा फैल रहा था, सूरज भी डूब रहा था। सड़क पे थोड़ी बहुत ट्रैफ़िक थी। वो बार-बार पीछे देख रहा था कि सामने से आने वाली गाड़ी ना देख सका कि टकरा गया। सर घूमा और आँखों के आगे अंधेरा छा गया। आवाज़ खोलने से पहले इसको इतना सा नज़र आया कि वो 2 हाथों ने उसको उठाकर गाड़ी में डाला और अंधेरा हो गया। अपना काम वो 2 बजे तक ख़त्म कर चुका था। आगे को आगे का काम भी समझा दिया था। अभी वो यही सोच रहा था कि इसकी जान क्या कर रही होगी। 3 बजे इसकी फ़्लाइट थी। वो जल्द से जल्द इसके पास पहुँच जाना चाहता था। लेकिन हाय ये सफ़र! अभी वो एयरपोर्ट पे बैठा इसी को सोच रहा था कि फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हुई तो मुस्कुरा कर उठ के चल पड़ा। पहली बार वो यूँ अकेले मुस्कुरा रहा था। वजह इतनी खूबसूरत थी, वरना तो वो पहले ही मुस्कुराना छोड़ चुका था।
वहाँ मौजूद लोग इस हैंडसम को मुड़ कर देख रहे थे, जो अब मोबाइल पे कुछ देख रहा था और मुस्कुराहट गहरी हो रही थी। इसकी मुस्कुराहट की वजह से वो लड़कियों के साथ बाकी सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया था, लेकिन वो सबसे बेनियाज़ अपने मोबाइल पे अपनी जान को देख रहा था। शाम को 4 बजे तक हमामा इनके साथ ही रही। ग्रैंडपा के साथ मिलकर हमामा ने खूब मस्ती की। ग्रैंडपा भी इस प्यारी-सी शरारती लड़की को देखकर खुश हुए। इनको ये ज़िंदा-दिल लड़की आशिक़ के लिए अच्छी लगी थी। ग्रैंडपा को सिर्फ़ यही पता था कि हमामा और आशिक़ का निकाह हुआ है। बाकी इनकी लड़ाई या कोई और बात इनको नहीं बताई थी और ना ही हमामा बताना चाहती थी। जिनको बताना था, इनको बता चुकी थी। आलिया खुश थी इनके साथ, लेकिन कहीं अंदर से वो मिस्टर खान को मिस कर रही थी। लेकिन इसको समझ नहीं आ रही थी कि वो पूरी तरह से खुश नहीं हो रही थी। कुछ तो था जो नहीं था, लेकिन इसको नहीं पता था वो क्या था। इसको आदत हो रही थी मिस्टर खान की। 1 हफ्ते से इसको हर वक़्त अपने पास ही पाया था। अब वो सुबह से वो नहीं था, तो कुछ अजीब-सा लग रहा था। मामा वापस गए तो वो भी पेरिस आ गए। इसको ये व्हाइट पेरिस बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बाहर से ये इस कदर खूबसूरत था कि गुज़रने वाला एक बार रुक कर ज़रूर देखता था। वैसे तो सभी जानते थे ये इसके बारे में, लंदन के रिच, हैंडसम और रूट बिज़नेस किंग ऑफ व्हाइट पैलेस, जहाँ बहुत कम लोगों को जाने की इजाज़त थी। आलिया फ्रेश होती मिट्टी को लेकर ग्लास हाउस गई। इसको मिस्टर हैंडसम के लिए सरप्राइज़ बनाना था। सोचकर ये अच्छा लग रहा था। मिट्टी को साथ बिठाए इसने कैनवस सेट किया और ब्रश उठाकर अपना काम करने लगी। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान थी। 1 हफ्ते में इसको एक बार भी अपना भयानक माज़ी याद नहीं आया था, ना ही कोई ख्वाब आया था। महावीर की बाहों में पुरसुकून सोती थी। महावीर बड़ लम्हा इसके साथ रहता, हर इसको खुद में उलझा चुका था ताकि कोई भी फ़िज़ूल सोच इसके दिमाग में ना आए, और हुआ भी ऐसा ही था। पेंटिंग करती वो हल्का-सा गुनगुना भी रही थी। कितने दिनों बाद वो ब्रश को हाथ लगाया था तो अच्छा लग रहा था। रात को 8 बजे महावीर लंदन पहुंचा। एयरपोर्ट से निकलने के बाद 1-2 काम किए और घर आ गया। पहले ग्रैंडपा से मिला, उनके साथ कुछ देर बैठा, बातें करता रहा। फिर वो सोने लगे तो पेरिस आया। हर तरफ खामोशी थी। रूम में गया तो वहाँ कोई भी नहीं था। महावीर समझ गया कि वो कहाँ होगी। मुस्कुराता वो ऊपर गया। दरवाजे के पास पहुंचे तो कानों तक इसकी गुनगुनाहट पहुंची। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए न आशियाँ। ओह! तो मिसेस में ये टैलेंट भी है, इम्प्रेसिव। महावीर मुस्कुराया, इसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी थी। महावीर ने इसको देखा जो ओशन ब्लू कलर के घुटनों तक आती फ्रॉक में थी, पूरी आबशार कमर पे बिखरी हुई थी और आवारा लटे चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। यहाँ से इसकी एक साइड नज़र आ रही थी, एक हाथ से कैनवस पे ब्रश चलाते हुए बहुत मगन थी। अच्छा बिट्टू, बिट्टू गाना सुनकर बोला। बिट्टू ने काफ़ी कोशिश की गाने की, लेकिन गा ना सका। थैंक यू बिट्टू, दूसरे हाथ पे बैठे बिट्टू को पास करते ज़रा सा होठों से छुआ। महावीर जो मुस्कुरा रहा था ये देखकर हलक तक कड़वा हो गया। मतलब इसकी बीवी इसको छोड़कर तोते से प्यार कर रही थी। महावीर का दिल किया इसको कहीं गायब कर दे, यहाँ से अच्छे खासे मुड़कर सत्यानाश मार दिया था। महावीर ने साइड पे हट के जैजी को बुलाया और वो मिट्टू को अब घर छोड़कर आना है कहकर ले गई तो आलिया मुस्कुराते हुए वापस काम में मगन हो गई। फिर से होठों पे लगी सी गुनगुनाहट थी, हल्की सी गुनगुनाहट थी। इसको मुस्कुराता देखकर महावीर मुस्कुराया। आहिस्ता से चलते इसके पीछे जा खड़ा हुआ। मैं तो आशिया बनाने को तैयार हूँ, बस तुम हुक्म करो। इसके कान में गंभीर सरगोशी की। हाय अल्लाह, वो अपने काम में इतनी मगन थी, अचानक से इसकी आवाज़ सुनकर दिल पे हाथ रखती उछली। इससे पहले कि वो गिरती, माबिल ने इसको कमर से पकड़ा और ऊपर किया। वो सीधा सीने से आने लगी। ओपन योर आइज़ आली जान, प्यार भरी मुस्कुराती आवाज़ जिसको सुबह से मिस कर रही थी। मिस्टर खान आप आ गए इतनी जल्दी। अलियाब ने आंखें खोलकर इसको देखा, जो प्यार से उसी को देख रहा था। इसके दिल की धड़कन बढ़ी। मेरी जान, रात के 10 बज चुके हैं। माबिल ने बाहर की तरफ इशारा किया, जहाँ रात के अंधेरे में ऊंची इमारतों की रोशनियां जगमगा रही थी। क्या 10 बज गए? अच्छा कोई बात नहीं, मेरा काम बस हो गया। अलिया कहती पीछे होने लगी, लेकिन हो ना सकी। कौन सा काम? माबिल ने दूसरे हाथ से उसके चेहरे को छुआ जो सुर्ख हो रहा था। आपने कहा था ना आपको सरप्राइज़ दूँ, तो मैंने बना लिया सरप्राइज़। अलिया ने खुश होकर पेंटिंग की तरफ इशारा किया। भाभी ने एक नज़र पेंटिंग को देखा, फिर देखता ही रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो रियल हो। इसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी अच्छी पेंटर होगी। वो तो बस ऐसे ही समझा था कि, लेकिन वो तो कमाल थी। पेंटिंग बिल्कुल वैसी थी जैसे इसके रूम में इसका पोर्ट्रेट लगाया था। ब्लैक फुल सूट में मखमूल सा माबिर खान, सियाह गहरी आंखों में सर्द सा चेहरा। वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे माबिर खान ही हो। बस एक चीज़ का इजाफा था, पेंटिंग में कोने में बहुत प्यारी सी डिज़ाइनिंग में मिस्टर खान लिखा हुआ था, जो अलग से नज़र आ रहा था। क्या हुआ, अच्छी नहीं है? इसको साकिब खड़ा देखकर इसका कंधा हिलाया।
ये तुमने बनाई है? माबिर हैरत से बोला, आंखें हट ही नहीं रही थी। जी, क्या आपको पसंद नहीं आई? अलिया आहिस्ता से बोली। आली मेरी जान, ये बहुत प्यारी है। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतनी अच्छी पेंटिंग करती हो। ये तो बिल्कुल किसी एक्सपर्ट पेंटर की लग रही है। इसके दोनों हाथ पकड़कर लबों से लगा के प्यार से बोला, दिल तो करता है इस प्यारी सी मासूम सी लड़की को दिल में समो ले, अपनी रूह में शामिल कर ले, लेकिन फिल वक्त नहीं। मैंने कहा था ना, मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करती हूँ। अब तो आपको पता चल गया ना। खासा फ़ख्र किया गया था। हाँ मेरी जान, आ गया यकीन। बहुत खूबसूरत खूबसूरत सरप्राइज़ है। इसके माथे पे लब रखे थे वो झेप गई, चेहरा मज़ीद सुर्ख हुआ। अच्छू, अलिया एकदम चीखती पीछे हटी। क्या हुआ, तुम ठीक हो? भाभी ने जल्दी से उसको पकड़कर चेयर पर बिठाया। जी वो अच्छू, नाक लाल सुर्ख हो चुका था। एक मिनट, तुम बाहर बर्फबारी में गई थी? भाभी ने इसकी हालत देखकर समझ गया। नहीं, वो मैं अलिया को समझ नहीं क्या कहे। भाभी ने इसको सख्ती से मना किया था ठंड में जाने से, और वो बगैर किसी शॉल या जैकेट के बर्फबारी में ठहरती रही। गई थी या नहीं? अब इसने आंखें दिखाकर सख्ती से पूछा। अलिया आपने सर हिला दिया। क्यों गई थी? मैंने मना किया था ना। भाभी ने गुस्सा कंट्रोल किया। बस थोड़ी अच्छू देर ही गई थी अच्छू। अलिया पर बनाई। हाँ, अब थोड़ी देर का नतीजा देख लो, भाभी सबसे बोला। क्योंकि क्या हुआ, अच्छू गया है? अलिया ने इसको देखा जो गुस्से ज़ब्त करने में सुर्ख हो गया था। अलिया को डर लगा आंखों में आंसू न आने लगे तो सर झुका गई। आली मेरी जान, यहाँ देखो, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता है ना, तुम ज़्यादा ठंड में नहीं रह सकती। फिर क्यों गई थी बाहर? अब देखो, देखो ना, तबीयत ख़राब अगर ज़्यादा हो जाती तो, और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा मेरी बीवी को ज़रा सी भी तकलीफ़ हो। आइंदा ख्याल रखना, वरना फिर पता है तुम्हें। इसके आंखें साफ करते प्यार से बोलते धमकी दी। मुझे इसकी फिक्र, इसका प्यार देखकर मुस्कुराई थी कि धमकी पे पूरा सा मुंह बनाया। चलो तुम्हें सूप पिलाता हूँ। ये नीचे शौहर घर आया, इसको चाय पानी पी पूछूं? उल्टा मैडम खुद शौहर से खिदमत करवा रही हैं। इसको किचन की तरफ ले जाता हूँ। बेचारे शौहर की तरफ बड़बड़ाया। अली आपने मुस्कुराहट दबाई। इसका यही केयरिंग अंदाज तो अच्छा लग रहा था। यही तो सुबह से मिस कर रही थी। पूरा दिन काम में बिजी रहने के बाद जब वो घर पहुंचा तो सर दर्द से फटा जा रहा था। एक तो काम, ऊपर से पिछले 4 दिनों से अलग टेंशन सोच सोच कर इसका जहन माउफ हो रहा था। अब भी इसका सर बहुत बुरी तरह दुख रहा था। वजह वो जानता था लेकिन नज़रअंदाज कर रहा था। लाउंज में आया तो हमामा टीवी काफ़ी ऊंची आवाज़ में चला के बैठी हुई थी। आवाज़ आशिर के सर पे बसी दर्द करने लगी। लेकिन अभी वो उससे बात नहीं करना चाहता था। फिलहाल उसको नींद की सख्त ज़रूरत थी। एक नज़र इस पे डाली और रूम की तरफ बढ़ गया। ओए हैंडसम, हमामा की आवाज़ अनसुनी कहता रूम का दरवाज़ा लॉक किया। बैग टेबल पर रखा और चेंज करने वॉशरूम में घुस गया। कुछ देर बाद वो शावर लेकर आया तो चेहरा तप रहा था और आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। बगैर कुछ खाए बेड पे गिर गया और कुछ ही देर में गहरी नींद में चला गया। इसको क्या हुआ? अब तो मैंने कुछ किया भी नहीं। हमामा हैरत से बंद दरवाजे को देखा। पहले तो हमामा की ऊँची आवाज़ करने पे चिढ़ जाता था, अच्छी खासी सुना भी देता था। लेकिन आज बगैर कुछ कहे चला गया। हमामा ने टीवी बंद किया और उठकर दरवाजे तक गई। खोलने की कोशिश की लेकिन लॉक था। हमामा मुँह लटका के डाइनिंग टेबल पर बैठी जहाँ इसने खाना बनाकर रखा हुआ था। आज इसने बहुत मेहनत से पहली बार खाना बनाया था। बनाना तो इसको आता था लेकिन कभी बनाया नहीं था। और आज जिसके लिए बनाता है इसे तो एक नज़र देखा भी नहीं था। हमामा उदास थी। इतने दिनों से वो हंसकर इसकी बातें सह रही थी लेकिन अंदर से वो काफ़ी दुखी भी हो जाती थी। लेकिन ये सोचकर कि वो एक दिन मान जाएगा फिर से कोशिश करती। अगर इसका निकाह ना हुआ तो कभी मुड़कर ना देखती। लेकिन अल्लाह ने दोनों को पाकीज़ा बंधन में बांधा था, वो ऐसे कैसे पीछे हट जाती? इतना आसान थोड़ी होता है अल्लाह की तरफ से बनाया गया रिश्ता तोड़ना। वो आशिक को तंग नहीं करना चाहती थी लेकिन पता नहीं क्यों इसको अच्छा लगता था। गुस्से से इसका सुर्ख चेहरा, इसका चिढ़ना बहुत अच्छा लगता था। वो बस ज़रा सा कुछ कहती और वो चिढ़ जाता, गुस्से से खौल उठता। मामा बस यही कोशिश करती कि किसी तरह इनका रिश्ता कायम रहे। जब दोनों साथ रहेंगे तो मोहब्बत भी हो ही जाएगी। और निकाह के बोल में इतनी ताकत तो है कि एक दूसरे के लिए एहसास पैदा कर दे। सोचो में गुम हुई टेबल पर सर रखे सो गई। क्या नाम है आपका बच्चे? जो आदमी इसको लेकर आया था अब होश में आने के बाद इससे पूछ रहा था। महावीर, वो सपाट सा बोला। कहाँ से आए हो? उन्होंने प्यार से पूछा। इस बच्चे की हालत ठीक नहीं लग रही थी। उसे जवाब नहीं दिया। अच्छा, पेरेंट्स कहाँ हैं तुम्हारे? वो गौर से इसका चेहरा देख रहे थे जो बिल्कुल बिल्कुल बेतासुर था। मर गए, किसी गैर मराई नुक्ते पर नजर जमा कर बोला। क्या मतलब? इनको लगा कुछ गलत सुना है। मतलब मर गए, मार दिया इनको मेरी आंखों के सामने।
सब ख़त्म कर दिया, सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं सब देख रहा था लेकिन कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका मैं, ये सब ख़त्म हो गया। हाथ में पकड़ा पानी का गिलास जो कुछ देर पहले होश आने पे इसको दिया था। सामने दीवार पर मारकर ज़ोर से दौड़ा और फिर रो पड़ा। किसने मारा है, तुम जानते हो उनको? उन्होंने कुछ देर बाद पूछा। 13 साल का बच्चा कितना कुछ बर्दाश्त कर चुका था, इनको सोचकर ही दुख हुआ। आप कौन हैं और मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? अब इसको याद आया। मेरा नाम ज़मान सिद्दीकी है। तुम मेरी गाड़ी से टकराकर बेहोश हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने फ्लैट पे ले आया। वो उठकर पास आए। क्या तुम मुझे बताना चाहोगे तुम क्यों भाग रहे थे और ये सब जो अभी कहा तुमने? वो कुछ ना बोला तो जमान साहब फिर से बोले, आपको बताने से क्या होगा? अब इसकी आंखें सूख चुकी थी और चेहरा वैसा ही बेतासुर। हो सकता है मैं कुछ मदद कर दूं, उन्होंने ऑफर की। कैसी मदद? सवाली नजर से उनको देखा। अपनी बातों से वो बिल्कुल भी 13 साल का बच्चा नहीं लग रहा था। इन मुजरिमों को पकड़ने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन जमान साहब को लगा कि इसकी मदद करनी चाहिए। और आप मदद क्यों करें? मदद कर और आप क्यों मदद करेंगे? वो मशकूक हुआ। पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। उन्होंने कंधे उचका दिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आपका शुक्रिया। आप अब मुझे जाना चाहिए, महाबीर सपाट अंदाज में कहता। बैठ सुटकर दरवाजे की तरफ किया। कहाँ जाओगे? पीछे से रोका। कहीं भी चला जाऊंगा, बगैर मुड़े जवाब दिया। और जाकर क्या करोगे? चलते इसके सामने आए, बदला लूंगा। वो बेजार सा हुआ था। किससे लोगे और कैसे? बात तो वैसे ठीक ही की थी। वहाँ भी रुका। वो नहीं जानता था कौन और कहाँ से ढूंढेगा, अब इनको कैसे करेगा ये सब। कुछ भी, ये सब कुछ भी था, लेकिन वो था तो 13 साल का बच्चा ही। कि अब तुम बताना चाहोगे? जमान साहब को लगा वो बता देगा। और ऐसा ही हुआ। वो इसको भी कोई चाहिए था जिसको सब कुछ कह सकता था, बगैर किसी तासुर के। ठंडे सख्त लहजे में सब बता चुका था। जमान साहब तो कुछ बोलने के लायक ना रहे थे, क्या कुछ देख चुका था वो बच्चा। जमान साहब इसको साकित नज़रों से देखते जो बाहर कुछ देख रहा था। क्या आप मेरी मदद करेंगे? आप अब महावीर इनकी तरफ मुड़ा। जमान साहब ने सर हिला दिया। अपने कहे के मुताबिक जमान साहब ने महावीर की हर मुमकिन मदद की। सबसे पहले उसके घर गए, लेकिन वहाँ सब कुछ जलकर राख हो चुका था। यकीनन वो लोग ही आग लगा कर गए होंगे। आर्मी वाले भी जान चुके थे इस सब के बारे में। उन्होंने मुजरिमों को ढूंढना शुरू कर दिया था। जी की झुलसती हुई बॉडी को पूरे फौजी एहसास के साथ तो खाक किया गया। नीलम और जरताशा को माबिर ने जमान साहब के साथ मिलकर दफन किया। अपनी फुप्पो और ग्रैंडपा को भी इसने कुछ नहीं बताया था। आर्मी वाले अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। जिनके खिलाफ जी ने सबूत इकट्ठे किए थे, इनको सिर्फ जी ही जानता था। बाकी कोई इनके बारे में नहीं जानता था। जिस दिन इसका मर्डर हुआ उसके अगले दिन इसने कर्नल आमिर को सबूत देने थे, लेकिन ऐसा मौका ना मिला। इनको घर के साथ सारे सबूत भी जल चुके थे, जिसकी वजह से आर्मी वालों को भी ये काम करने में मुश्किल हो रही थी। जमान साहब की मदद से इसने पुलिस में भी रिपोर्ट करवाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2 हफ्ते बाद इसके ग्रैंडपापी आ चुके थे। वो तो बहू, बेटे और पोती के गम से निढाल थे, और ऐसे में सिर्फ जवान साहब थे जो महावीर की मदद कर रहे थे। कई बार महावीर ने पूछा कि वो क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा कि बस इनका दिल करता है इसकी मदद करने को। जमान साहब की वजह से महावीर फिर से स्कूल जा रहा था, लेकिन इसने इनको तलाश करने का काम नहीं छोड़ा था। रोज़ पुलिस स्टेशन चक्कर लगाता, लेकिन कोई खबर नहीं। इनका यही कहना था कि तशवीश हो रही है। आर्मी को भी कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, और जो मिली थी वो नाकाफ़ी थी। ये मामला वैसे भी माफिया के खिलाफ था, और माफिया के लोगों पे हाथ डालना इतना भी आसान नहीं था। महावीर ने हार ना मानी। वो 5 साल तक कोशिश करता रहा। कभी कभी तो गुस्सा आ जाता, लेकिन वो जब कर रहा था। एक दिन के लिए जब वो इसके सामने होते, जब कहीं से कुछ ना हुआ, तो इसने खुद फोर्स ज्वाइन करने का फैसला किया। लेकिन कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो भी ना कर सका। ग्रैंड पैर ने बहुत समझाने की कोशिश की, वो सब ना करे, अल्लाह पे छोड़ दे, लेकिन वो ना माना। गुजरते हुए वक्त के साथ साथ इसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, और आए दिन बच्चे और बच्चियों से ज्यादती की खबरें इसके गुस्से में मजीद इजाफा कर रही थी। अब ऐसा भी नहीं था कि हमारे मुल्क की पुलिस फोर्स इतनी कमज़ोर कि इनको पकड़ ना सके। बस इन लोगों में मौजूद खाली पेड़ियों की वजह से ये सब बच जाते, किसी और मासूम फूल किसी नोखे इस गली को मसलने के लिए। आर्मी वाले तो वैसे ही अपने हिसाब से प्लान से काम कर रहे थे, लेकिन महावीर अब खुद कुछ करना चाहता था। कि एक रोज़ इसको मौका मिल गया जब इसको आके मिला। 2 लोग आँखों के साथ भी ये वही जुल्म करने की कोशिश कर रहे थे। जब महावीर ने इसको देखा और अपना सारा गुस्सा इन पे निकाल दिया। वो दोनों काफ़ी अच्छे खासे थे, लेकिन महावीर के गुस्से और जुल्म की आगे टिक ना सके।
महावीर ने सिर्फ़ इनको मारा ही नहीं था बल्कि जान से मार दिया था और वो दिन था जब बैस पैदा हुआ था। इस दिन के बाद आकिब हर वक़्त महावीर के साथ रहता। महावीर ने किसी को भी पता न चलने दिया वो क्या करता है। 1 साल में वो आकिब को ट्रेन कर चुका था, खुद भी माहिर हो गया था और इनके साथ उमर भी आ चुका था जो कि महावीर से थोड़ा डरता था। लेकिन बहुत काम का बंदा था। 19 साल की उम्र में ग्रैंडपा के बहुत ज़्यादा कहने पर वो लंदन शिफ्ट हुआ था। लेकिन अपना काम नहीं छोड़ा था। जब भी किसी बच्चे या बच्ची से ज़्यादती की कोई खबर होती या किसी ने कोशिश की होती तो आकिब और उमर इसको महावीर के फ्लैट के टॉर्चर सेल में पहुंचा देते। ये फ्लैट इसको ज़मान ने ही दिया था। लंदन जाने के कुछ अरसे बाद ही इसको आशिर मिला था। फिर जब इसको पता चला कि आशिर हैकिंग करना जानता है तो महावीर ने इसको सब बता के अपने साथ शामिल कर लिया। दोनों ने एक ही यूनि में एडमिशन लिया और साथ ही बिजनेस शुरू किया। लेकिन आशिक भाभी से छोटा था तो वो सिर्फ थोड़ा ही काम करता था। जब तक आशिक की स्टडी पूरी हुई महावीर अपनी कंपनी को लंदन की टॉप लिस्ट में ला चुका था। फिर आशिक ने इसका साथ दिया और उनकी कंपनी लंदन की सबसे बड़ी डिज़ाइनिंग कंपनी बन चुकी थी और महावीर लंदन का हैंड्स एंड बिजनेस किंग। आशिक के अलावा इसका कोई दोस्त नहीं था। हाँ, बस कुछ बिज़नेस फ्रेंड्स थे जो ऑफ़िस की हद तक थे। आकिब और अपना उमर अपना काम कर रहे थे। जब भी वो किसी को पकड़ते, माँ-फिर को 1 दिन के लिए लाहौर जाना होता। रात को वो जाता और नेक्स्ट शाम तक वापस आ जाता। लंदन आने से कुछ दिन पहले जमान साहब से उसका राब्ता ख़त्म हुआ था। शायद वो कहीं बिज़ी थे, ये मुल्क से बाहर थे। वैसे भी इनकी ज़्यादा बात फ़ोन पर ही होती थी। लंदन आने के बाद महावीर एक रोबोटिक ज़िंदगी गुजार था। गोया वो आशिर और ग्रैंडपा से मिलता, इनके साथ बैठता भी, लेकिन बस फॉर्मल सी बात और बस। इसका सिर्फ अब एक ही मकसद था, दुनिया की नज़र में बिजनेस करना और सबसे छुपकर मुजरिमों को सजा देना। जब इनकी लाशें मिलती तो पुलिस को हर मुमकिन कोशिश के बाद भी कोई सबूत ना मिलता। सिर्फ इतना पता चलता कि किसी बेस्ट का काम था क्योंकि हर बॉडी पे इसकी निशानी होती। 12 साल से वो लंदन में था, लेकिन इस शख्स को तलाश करना नहीं छोड़ा था। 12 साल से वो बदले की आँख में झुलस रहा था, कैसे छोड़ देता इनको, कैसे अपनी ताशा आप ही के गुनहगारों को बख्श देता, कैसे अपने बाबा और मामा के कातिलों को छोड़ देता। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता था, अब तो वो इनके बहुत करीब था, अब पीछे नहीं हट सकता था। इस सब में इसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली आई अलियाब की सूरत में। हर बार आशिक की शादी वाली बात के जवाब में वो यही कहता कि जब कोई पहली नज़र में अच्छी लगेगी, इससे शादी करूँगा। वो सिर्फ़ आशिक से जान छुड़ाता था, क्योंकि वो ऐसा होता ही नहीं था कि पहली नज़र में कुछ अच्छा लगे। वैसे भी इसकी ऐसी ज़िंदगी में किसी भी इतनी करीबी रिश्ते की जगह नहीं थी। वो शादी करना ही नहीं चाहता था, इसके लिए प्यार मोहब्बत कुछ था ही नहीं। लेकिन अलिया को एक नज़र देखने के बाद ये सब बदल गया। प्यार मोहब्बत तो कहीं पीछे रह गया, वो तो इस इश्क कर बैठा। ना चाहते हुए भी हो गया था। जितना वो गुस्सा करने वाला रूप था, इसको लगता वो किसी भी लड़की से प्यार से बात नहीं कर सकता। इसका बात करने का अंदाज़ ही ऐसा था कि अगला सोचकर बोलता वो नहीं चाहता कि कोई इसकी ज़िंदगी में आए। लेकिन अलियाब के आने से सब बदल गया। इससे बात करते हुए कहीं से भी वो गुस्से वाला मकरूर महावीर नहीं लगता था। वो तो वही बचपन वाला प्यारा सा महावीर बन गया था, जिसके दिल में अपनों के सिवा सिर्फ मोहब्बत और चाहत थी। सब ठीक था। जब इसको अलियाब का पास्ट पता चला, इसके सीने में भड़कती आग मज़ीद भड़की। अब इस आग में किसने जलना था ये तो वक्त बताएगा। अगर इसको पता चला कि वो भैंस बनकर लोगों को मारता है तो वो क्या करेगी? वो कहीं इसको छोड़ ना जाए। नहीं, वो उसको कहीं नहीं जाने देगा। अगर प्यार से न माने तो ज़बरदस्ती ही, लेकिन इसको खुद से दूर नहीं करेगा, ये तो तय था। सुबह गैर मामूली से शोर से इसकी आँख खुली। देख कुछ देर तो समझ ना आया कि कहाँ है। फिर जब वहाँ देखा तो अपने ही रूम में था। पूरी रात वो बिल्कुल बेहोश था। सर में दर्द से चीज़ें हो रही थी। अभी भी हल्का सा दर्द था, लेकिन रात से काफ़ी बेहतर था। बैक ग्राउंड से टेक लगा के कुछ देर बैठा रहा। फ़ोन चेक किया जहाँ चाचू की मिस कॉल थी। फिर कुछ देर बाद उनको कॉल करने का सोच के फ्रेश होने चला गया। वापिस आया तो बाहर से बातों की आवाज़ें आई थी। वो रूम में था और मम्मा अकेली थी। फिर कौन बोल रहा था? चेंज करता, डोर इन अनलॉक करता बाहर निकला। लॉन्च में कोई नहीं था। आवाज़ें किचन से आई थी। वहाँ पहुँचा तो आंखों पे यकीन आया। डाइनिंग पे बैठे हुए कोई और नहीं, इसके चाचा चाचू थे और हाँ, मामा भी साथ बैठी हंस हंस के बातें कर रही थी। चाचू आप, व्हाट आ प्लेजेंट सरप्राइज, खुशगवार हैरत से कहतन की तरह बड़ा जो इसको देखकर खड़े हो गए थे। जी बरखुरदार, कैसे हो? कमाशा गले लगते बोले मुस्कुराए। मैं ठीक हूँ, आप यूँ अचानक खैरियत है ना? आशिक़ कितने दिन बाद खुश हुआ था। जी खैरियत है, अपनी चच्ची से तो मिल लो। कमाल शाह ने अपनी बीवी की तरफ इशारा किया जो उनको देखकर मुस्कुरा रही थी।
कैसी हैं चची आप? आशिर उनको गले लगा के बोला, मैं ठीक हूँ मेरा बच्चा, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे, खैरियत? फरिया शाह ने उसका माथा चूमा और उसका सुर और सुर्ख आंखें देखी। माँ बनकर पाला था, चेहरे से पहचान जाती थी इसकी परेशानी। जी बस वो रात को थोड़ा सा सर दर्द था बस इसलिए। अरे आप खड़ी क्यों हैं, बैठे ना। आशिम ने कहते उनको बिठाया। हाँ मामा को ये अक्सर नज़रअंदाज कर चुका था। अब कैसी है तबीयत है? परेशान ने परेशानी से इसके चेहरे पे हाथ फेरा। कमाशा और हमामा दोनों का प्यार देखकर मुस्कुरा रहे थे। जी आप फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ अब। नाश्ता किया आपने? इनकी तसल्ली करवाता कमाशा की तरह मुड़ा झुक कर मामा की बात सुन लेते। आशिर का मुंह बिगड़ा। नहीं बस तुम्हारा ही वेट करते हैं, नाश्ता तो मामा ने बना लिया है, बड़ी प्यारी बच्ची है। फरिया शाह अपनी असली नरम तबीयत से बोली। "हम्म, प्यारी बच्ची।" आशिर बड़बड़ाया। हाँ मामा बगैर कुछ बोले नाश्ता लगाने लगी। नाश्ता करते हुए मुसलसल फरिया से बात कर रहा था, जबकि हमामा तो पहली बार इसको ऐसे बात करते देखी थी, वरना वो तो मुंह से आँख ही उगलता रहता था। नाश्ता करके फरिया के साथ रूम में चला गया। हमामा को एक नज़र देखा भी नहीं था, जिससे उसका चेहरा उतर गया था। उदास ना हो बेटा, ये दोनों ऐसे ही हैं, जब साथ हों तो मुझे भी याद नहीं रखते। कमर शायद की उदासी भाप कर इसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, नहीं अंकल मैं उदास नहीं हो रही, बस सोच रही हूँ कि इतने दिन से मैं साथ हूँ, मुझे तो यही लग रहा है कि वो सब ऐसे ही बात करता है जैसे उसके मुँह से वो आँख उगल रहा हो। स्ट्रेंच स्ट्रेंज नहीं ना, ये कड़वा करेला मीठा हो गया। हमामा उदास सी हुई तो लेकिन कहा नहीं, ये सिर्फ फरिया के साथ ही मीठा रहता है। अच्छा छोड़ो इसको, चलो मुझे तुमसे बात करनी है। कमाशा मुस्कुराकर कहते उसको साथ ले गए। क्या बात है मेरा बच्चा, परेशान क्यों है? फरिया प्यार से उसके बालों में हाथ फेरी थी जो उसकी गोद में सर रखे औंधे लेटा था। बाहर आपको चलती फिरती परेशानी नजर नहीं आई क्या? खफी से कहता सीधा हुआ सर अभी भी गोद में था। सुकून मिल रहा था माँ की आगोश में। बुरी बात आशिर, इतनी प्यारी बच्ची तो है। फरिया ने इसकी हल्की सी चपत लगाई। आपको नहीं पता क्या भला है वो। आशिर ने मुंह बनाया। आशिर, उन्होंने टोका। आपको नहीं पता चची, मैंने झेला है, इसे अच्छे खासे बंदे का दिमाग घुमा सकती है वो प्यारी बच्ची। आशिर का अंदाज तंजिया था। जो प्रॉब्लम है वो बताओ, यूँ बात को गोल गोल घुमाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो संजीदा हुई। मुझे शादी नहीं करनी इससे। मैंने ऐसी लड़की नहीं सोची अपने लिए, वो बिल्कुल बच्ची है, मैं इसको चंद घंटे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कहाँ पूरी ज़िंदगी। आशीष झंझला कर बोला, काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, अभी तुम काम पे जाओ, हम रात को बात करेंगे। फरिया ने प्यार से उसका गाल थपकाया। वो भी सर हिलाता चला गया। कोई तो था जो उसको समझ रहा था। चलो मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम भी शुरू करो। सुबह सुबह जिम में ब्लैक ट्राउज़र और हाफ स्लीव शर्ट पहनते हुए बाल पे क्रैप खड़ा इसको गाइड कर रहा था। वो रास्ता कूद रही थी, आज भी मारुति के ही ट्राउज़र शर्ट में थी। लंबे बाल आज से जुड़े हुए थे। जॉगिंग से आने के बाद महावीर इसको फ़ौरन यहाँ ले आया था। अब इसको फाइटिंग के साथ वक्त की पाबंदी भी सिखा रहा था, जिससे वो बुरे बुरे मुंह बना रही थी। ट्रेडमिल पे आज रफ्तार थोड़ी तेज़ की थी। वर्कआउट भी बड़ा था। भाभी भी इसके साथ साथ सब कर रहा था। फिर कूदने लगी तो भाभी ने टाइम स्टार्ट किया तो आज से इसकी डाइट भी चेंज की थी, जिसमें थोड़ी हेल्दी चीज़ें शामिल की थी, जिसको देखकर अली आपके मुंह के डिज़ाइन बिगड़ रहे थे। लेकिन भाभी एक घूरी पर सीधी हो गई। बस अब मैं थक गई हूँ, बाकी कल करेंगे। 10 मिनट बाद अलिया रस्सा फेंककर फूली सांसों से नीचे ही बैठ गई। अभी तो सिर्फ 1 घंटा हुआ है, अगर यही हाल रहा तो कैसे सीखोगी? महावीर भी 1 घंटा मोड़े इसके सामने बैठा। तो आप क्या चाह रहे हैं, मैं एक दिन में सब सीख लूँ? अलियाब ने मुंह टेढ़ा किया। नहीं लेकिन कम से कम 2 घंटे तो करो। इसकी सांस बेहतर हुई तो उसको पानी दिया। 2 घंटे, ये सब क्या हो गया है आपको? मैं इंसान हूँ, बल्कि एक नाजुक सी लड़की हूँ। आपकी तरह कोई गेंडा थोड़ी हूँ जो नॉन स्टॉप ये सब करती रहूँगी। पानी की बोतल से मुंह लगाती इसकी अच्छी खासी बॉडी को गेंडा बना चुकी थी। मैं तुम्हें गेंडा लगता हूँ? भाभी का हैरत से मुंह खुल गया। मतलब जिसके लुक्स और बॉडी पे लड़कियां मरती, इसको अपनी बीवी गेंडा कह रही थी, हद है। अलिया कंधे झुकाकर मुस्कुराई। तुम अपनी दोस्त को गेंडा कह रही हो? भाभी का मुंह लटका और रुख मोड़ लिया। नहीं नहीं सॉरी, वो मैं मजाक कर रही थी, प्लीज़ आप नाराज़ नहीं हो। जल्दी से इसके सामने होते कान पकड़े महावीर कुछ ना बोला। मिश्रा खान प्लीज़ माफ़ कर देना अपनी आली को, इंतहा प्यार और मासूमियत से कहा गया। महावीर की मसनूई नाराज़गी भी हुई हवा हुई और लब पीछे।
फिर जल्दी से सीरियस हुआ, अगर ना करूँ तो आई ब्रुचकाई, ठीक है फिर मत करे, मैं जाती हूँ, मिट्टू वेट कर रहा होगा। अलिया बेनियाजी से कहती जाने के लिए खड़ी हुई। महावीर हैरत से इसको देख रहा था, जिसका रूप पल पल बदल रहा था। मतलब तुम मुझे नहीं मनाओगी? इसका हाथ पकड़ को इसको वापस बिठाया। इसका डर दिन ब दिन ख़त्म हो रहा था, लेकिन सिर्फ महावीर के सामने, क्योंकि वो सिर्फ इसके साथ ही थी। मनाया तो है, आप खुद ही नहीं मान रहे। वहाँ क्या मासूमियत थी, महावीर देख कर रह गया। ऐसे मनाते हैं? महावीर ने घूरा। मुझे क्या पता मैंने कौन सा किसी को मनाया है, क्या बेनियाजी थी। अब मैं बताऊँ कैसे मनाते हैं, फिर वैसे ही मुझे मनाना। महावीर मुस्कुराहट दबाकर बोला। अलियात ने सर हिला दिया। महावीर की तरफ तवज्जो नहीं दी, वरना इसकी मुस्कुराहट देख लेती। वो तो बाहर बर्फबारी देख रही थी, क्या जा नहीं सकती थी। रात को भी इसको सूट पीना पड़ता है सर्दी की वजह से। इसको सोचों में गुम देखकर बड़े जराना अंदाज में इसके दोनों सुर्ख व सफ़ेद गाल चूम लिए। अलियाब की आंखें हैरत से फट गई, दिल की धड़कन एकदम बढ़ी। अब मनाओ मुझे, महावीर मुस्कुराया। वो मैं अल्फाज हलक में ही अटक गए। इससे पहले महावीर कुछ कहता उठकर वहाँ से भागी। इसकी हालत देखकर महावीर हंसा।